अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। जनाब, आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी और सहूलतकारी और दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों के खिलाफ हर महाज पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अफवाज पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को वाज़ेह किया है और DGISPR ने पेशावर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें आज भी मौजूद हैं और जिन दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल है, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना भी दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वजह है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का भी एक बड़ा हिस्सा इन दहशतगर्दों के हाथ लग गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि KP में जो दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना एक गठजोड़ है। गुज़श्ता रोज असेंबली में खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि इमरान खान ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसा दिया और आज भी PTI इन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करती है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर भी अपना पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत के साथ कई सालों पर महीत हमारे मुज़ाकरात और वफूद के काबुल आने और जाने के बावजूद पाकिस्तान में ये खूनरेजी का बाजार बंद नहीं हो रहा। बरसों से हमारी फौज, हमारे अवाम का खून बहाया जा रहा है। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ मुसलसल इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, इदारों पर तनकीद करते हैं और साथ ही वो बजिद हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, किन बेसिस पर होने चाहिए और जरूरत क्या है हमें तालिबान से मुज़ाकरात करने की, इसी पर सैर हासिल गुफ्तगू हम करेंगे। आगाज में सबसे पहले हमने दावत दी है, बड़े मोहतरम है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे उम्मीद है कि बगौर सुनी होगी और सारे पॉइंटर्स भी आपके पास होंगे। बता दीजिए कि जब इतनी अहम सूरत हाल में एक प्राइम मिनिस्टर जो एक रह चुका है एक मुल्क का, वो मुज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ हम जनाजे उठाते हैं मासूम बच्चों के, जवानों के, शहीद होते हैं वो आए रोज। इन मुज़ाकरात की क्या कोई गुंजाइश बाकी है और ये जो रेड लाइन आज दोबारा वाज़ेह हुई है, ये कितनी जरूरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम जो इसके टाइमिंग और जगह का इंतखाब है उसके ऊपर गौर करें जी। पहले अगर हम टाइमिंग को देखें तो कल रात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस खत्म होती है जी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक कार्रवाई होती है जिसका अफगानिस्तान जो है वो जिक्र कर रहा है। नूर वली मासूद जो एक दहशतगर्द है उसके मारे जाने की अभी गैर मुसद्दका इतलात हैं और इसी तरीके से अभी चीन का दौरा करके आए वजीर आजम साहब। उसके बाद जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से चीन के अंदर फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे। फिर कतर के अंदर एक समिट हुआ, फिर अमेरिका के अंदर जो है व्हाइट हाउस में एक मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे उसमें। और उस सब के बाद जो है वो ये एक इसके औकात कार को जरा गौर कीजिए। दूसरी बात यह है कि जगह का इंतखाब पेशावर क्यों किया गया। एक तो वहाँ 11 कोर ऑपरेशनल है और वो दहशतगर्दों से नबरदाजमा है। अभी जो है वो हमारे 2 अफवाज पाकिस्तान के मेजर और तकरीबन 10 जवान और एक कर्नल साहब जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया वहाँ। लेकिन इन सब के बावजूद ये नजर आता है कि कहीं भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब भी कोई ऐसा कोई दहशतगर्दी का वाकया जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान रियासत के किसी आदमी को टारगेट किया जाता है तो उनका जनाजा पढ़ना तो दरकिनार, उनके हवाले से एक कोई ट्वीट करना भी नहीं चाहता। ये वो लोग हैं जो आए दिन किसी न किसी बात के ऊपर तो ट्वीट करते हैं, लेकिन उनको पूरी दुनिया की बुराइयां नजर आती हैं मां सवाए इसके कि वो जनाजा नहीं पढ़ते। हालांकि सियासतदान जो होते हैं वो आपको मालूम है कि वो जनाजा और खुशी का मौका छोड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ एक खास सोच पनप रही है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब जो था वो जरूरी था। दूसरी जानिब जो है वो रियासत को जो है बाकायदा थ्रेट करके कि हम वफाक को छोड़ के अपनी एक जिरगा बना के और हम लेके जाएंगे और हम जो है वो वहां बात करेंगे अफगानिस्तान से, तो ये इख्तियार जो है ये आपके पास नहीं है, सूबाई दारुल हुकूमतों के पास ये नहीं हुआ करता, बल्कि ये हमारे पास वजारत खारजा के अंदर मौजूद है जो कि अपना काम अंजाम दे रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं।
तीसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि इस टाइम पे दहशतगर्दों के हवाले से यकीनन आपकी एक पॉलिसी हो सकती है, उसके अंदर ठीक है कि आप ये कहते हो कि जी बातचीत होनी चाहिए, अफगानिस्तान से होनी चाहिए, जरूर करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आप पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं उनकी मुरम्मत करते नजर नहीं आते। अच्छा। उनके खिलाफ कोई जामे मंसूबाबंदी करते नजर नहीं आते। अपने सूबे में जिसके अंदर 70% दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, आप जो है उसके खिलाफ मौसर कार्रवाई जो कि नेशनल एक्शन प्लान के जो मुताबिक, जिसमें आप भी शामिल थे क्योंकि उस टाइम पे इमरान खान जो थे वो जो है वो ऑपोजिशन के अंदर थे और बाकायदा जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में बैठ के सब इत्तफाक राय के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने के बाद बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज जो है लोगों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ रहा है, जिसमें फौजी भी हैं, जिसमें पुलिस वाले भी हैं और सिविलियन भी हैं। ये हैं वो तमाम बातें जो कि मेरे ख्याल में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये एक वार्निंग थी। अगर कोई इसको समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना समझ तो जल्द जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला साहब अभी आपने भी बातचीत की बात की कि चले मुज़ाकरात बातचीत साइडलाइंस पे चलती रहनी चाहिए, लेकिन सर उसकी भी तो एक लिमिट होती है ना। इससे पहले भी वफूद गए मिलने के लिए, बात करने के लिए अफगान तालिबान के साथ, वजीर दिफा गए, वक्तन फवक्तन ये मुलाकातें, ये बातचीत, निगोशिएशन का प्रोसेस होता रहा, लेकिन क्यों हम उनको एंगेज नहीं कर पाए? क्या इसके बीच एक बहुत बड़ी हर्डल हम हिंदुस्तान देख रहे हैं, इंडिया देख रहे हैं, उनका रोल देख रहे हैं, ऐसा है क्या सर? देखिए, अफगानों को जो है आप खरीद सकते हैं और जो उनको आप जिसको कहते हैं ना हायरिंग उनकी हो सकती है। अच्छा। और हम ये देखते हैं कि अफगान नेशनल आर्मी जो है जो कि इस टाइम पे बेरोजगार है और वो ट्रेंड हैं, अमेरिका ने भी उनको ट्रेन किया, उनको वहां जो दुनिया के 48 ममालिक थे उन्होंने ट्रेन किया, भारत के ट्रेनर्स जो थे वो भी वहां गए। तो ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के जरिए हो रहा है। आपको याद होगा कि वैसे तो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मगरबी तर्ज जमहूरियत को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन नरेंद्र मोदी वो शख्स था जो जाके जिसने भारतीय जो पैसे से बनाई गई पार्लियामेंट जो थी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, उसका अफगानिस्तान में इफ्तिताह किया था। आज भारत के अंदर जो है वो अफगानिस्तान अपना जो है वो सिफारत खाना खोलने की बात कर रहा है। आज जो है वो अमीर खान मुत्तकी जो है वजीर खजाना खारजा, वो वहां जाके भारत में न्यू दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। तो ये तो तमाम बातें बड़ी वाजे हो गई हैं कि भारत जो है वो पैसा तो दे रहा है क्योंकि बराह रास्त जंग में उसने जिल्लत और रुसवाई उठाई पाकिस्तान के हाथों। अब वो जो है इनडायरेक्ट वॉर करना चाहता है, लेकिन जाहिर है दोहा मुआहदा भी था जिसके तहत अफगान तालिबान जो है उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो दहशतगर्दों की आमाजगाह न बनने दें अफगानिस्तान को, जबकि वो ऐसा करने में बुरी तरीके से नाकाम हुए। ख्वाजा आसिफ समेत जो है DGISI उस वक्त के जनरल नदीम अहमद अंजुम वो वहां गए थे और अफगानिस्तान में इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो पेश किए थे, लेकिन उसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई। एक तरफ मुसलमान पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ काफिर हिंदुस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान जो कि कुरान और अल्लाह और रसूल के ऊपर यकीन करता है, आज क्या वजह है कि वो कुरान और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नफी करता है एक काफिर मुल्क के साथ खड़ा होके? उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करना, क्या इसकी इजाजत दीन के अंदर मौजूद है? ये वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल में उनकी कौम से अफगान कौम के सामने हमें रखने चाहिए। ये नफरतों के बीच जो है बोए गए, लेकिन हम एक खास मखसूस सोच जो इस टाइम पे है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, एनाटोल लेविन की किताब जो है वो इस सिलसिले में मौजूद है। अच्छा। वो पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री किताब है, उसके अंदर एनाटोल लेविन ने 10 साल पहले ये लिखा था कि पाकिस्तान को अगर तोड़ना है खुदा न खास्ता तो उसके लिए जरूरत है कि आप उसकी अफवाज को
मुतनाज़ा कर दें और उसके जो सरबराह है उसके ऊपर आप झूठे इल्जामात आयद करें। अब आप देखें 10 साल पहले ये किताब जो लिखी गई उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से मीर सादिक मीर जाफर का झूठा बयानिया बुना गया, फिर अमेरिकी साजिश से लेके अमेरिकी सिफारिश तक बात आ गई। पहले अमेरिकी साजिश के ऊपर हुकूमत गिराई गई और फिर पता चला कि उसी अमेरिका से जो है वो सिफारिश करवाने के लिए खड़े थे और फिर इमरान रियाज जैसे जो गद्दार लोग हैं जो मुल्क से भाग गए वो वहां बैठ के एक टेलीफोन कॉल के इंतजार करते रहे 2024 में कि एक बाइडन का कॉल आएगा, अब्बू जान जो है वो हमारी जान छुड़वाएंगे और उसके बाद जो है वो उनकी लोगों को जो है वो नजर आ जाएगा कि उनका लीडर बाहर आ गया। आज DGISPR ने वाजे कर दिया कि एक शख्सियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम पूरे मुल्क को कुर्बान नहीं कर सकते। उसकी अना, उसकी जात और उसका एक जाती एजेंडा जो कि पाकिस्तान को डी इस्लामाइज करना चाहता है, डी मिलिटराइज करना चाहता है, डी लिंक करना चाहता है सेंट्रल एशिया और चाइना के साथ और उसको जो है डी न्यूक्लियराइज करना चाहता है। बिल्कुल ठीक सर, आपने बात की ना केपी गवर्नमेंट की, आपने उनकी गवर्नेंस की बात की। 12 साल तक केपी के ऊपर हुकूमत करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज इस ऑपरेशन की भी मुखालफत कर रही है, तो सर इनकी मैलाफाइड इंटेंशंस नहीं है कि अब ये इस ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जब 12 साल तक आपने पूरे सूबे को दहशतगर्दी में झोंक के रखा हुआ था, आपने कोई काम नहीं किया। आप इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहते हैं? और आज जब ये मुखालफत कर रहे हैं इस ऑपरेशन की, तो कैसे पॉसिबल है कि इनके साथ इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर निपटा जाए? जी, क्योंकि देखिए बात यह है, ये ऑपरेशन की मुखालफत जो है वो करने में चलो कोई बात नहीं है, मुखालफत भी लोग करते हैं, तो मुतबादल पेश कर देना कि जी ये मुतबादल होगा, ये हमने जो 600 अरब रुपया हमने जो सूबों में पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लिया था पिछले चंद सालों में, उसका क्या बना? क्योंकि उससे तो कुछ नहीं बना। एक ऐसा सूबा जिसके अंदर इतनी दहशतगर्दी हो कि वहां का वजीर आला जो है वो भी लोगों को जो है वो भत्ता दे अपने इलाके में जाने के लिए। अब अंदाजा करें, दूसरी जानिब आप एक ऐसे आदमी को वजीर आला के तौर पर नामजद कर रहे हैं जिससे वाज़े नजर आ रहा है कि आप अब आखिरी मराहिल पे आके खड़े हो गए हैं। जब आपका 9 मई कामयाब नहीं हुआ, आपका रियासत मुखालिफ एजेंडा जो है वो परवान नहीं चढ़ा, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत नहीं सका बल्कि पाकिस्तान ने उसकी दुर्गत बना दी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अमेरिका हमसे दूर नहीं बल्कि करीब हो गया, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो था वो पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो है कमजोर हो जाता, मुआशी तौर पर खत्म हो जाता, चाइना से दूर हो जाता, सऊदी अरब से दूर हो जाता, नहीं हो सका ऐसा। तो अब आप ये चाहते हैं कि किसी सूरत जो है कि अब कश्मीर के अंदर सोरिश जो है वो भी खत्म हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी से मामला तय पा जाते हैं, तो ये तो सीने पे सांप लौट जाते हैं। इस वजह से अब आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा वजीर आला लाया जाए जिसकी हमदर्दियां दहशतगर्दों के साथ कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो चाहता है कि कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी अपनाई जाए, तसादम पैदा किया जाए और ये तसादम करके वो अपनी जो मेरे ख्याल में आखिरी बाजी है वो ये खेलना चाहते हैं। इसके ऊपर जो है वो जगह का इंतखाब पेशावर किया गया, बता दिया गया, वाजे रेड लाइन खींच दी गई। आगे जो है कोई समझ जाए तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं समझेगा तो उसको समझा दिया जाएगा। तो फिर उसका हल मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके कीमती वक्त का, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू भी की और आपने एक बड़ा वाज़े पैगाम भी दिया कि अगर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसके लिए अगर पेशावर का इंतखाब किया गया है तो इस पर भी थोड़ा गौर करें कि पेशावर का इंतखाब हुआ क्यों है, और जो गुफ्तगू हुई है उस पर भी जरा गौर करें और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस पर गौर करना चाहिए कि ठीक है आपके सूबे में तब्दीलियां हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी को कोई डैमेज कर रहा है, डेंट लगा रहा है, तो आपको तब्दील करने का बिल्कुल हक है। लेकिन जहां पर सालमियत की बात आएगी, जहां पर सॉवरेनिटी की बात आएगी, जहां पर अवाम की हिफाजत की बात आएगी, तो वहां पर पाक अफवाज खड़ी है एक आहनी दीवार बनकर, और पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना उन्हीं के जिम्मे है और वो इस चीज को यकीनी बनाने के लिए आपको भी एक वाज़े पैगाम दे चुके हैं और इन दहशतगर्दों को, इन मुल्क दुश्मन अनासिर को तो वो दे ही चुके हैं
कि हमने किस पैटर्न पर चलना है, किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे एक इंतहाई दूसरे अहम मसले की, जो कि केपी का ही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मामला। 3 रोज गुजर गए हैं इस्तीफा दिए जाने को, लेकिन ताहाल ये एक मुअम्मा बना हुआ है कि इस्तीफा गया तो गया कहां। 3 रोज गुजर जाने के बाद भी गवर्नर हाउस से ताहाल इस इस्तीफे की वसूली की तस्दीक ही नहीं हुई। ताहम वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा भी शेयर किया और इस लिखा कि इस्तीफा में गवर्नर हाउस को भिजवा चुका हूं, और साथ ही उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं कि वजीर आला की पोजीशन बानी की अमानत थी और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक आज उनकी अमानत उनको वापस करके अपना इस्तीफा दे रहा हूं। रात गए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एक पार्लिमानी इजलास भी हुआ, जो वजीर आला हाउस में मुनाकिद किया गया था, जिसमें नामजद वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने भी शिरकत की थी। और इस इजलास में बानी तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला भी उनकी जानिब से किया गया, और इसके साथ साथ पार्टी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के फैसलों पर भी अमल दरामद के अज़्म का अयादा एक मरतबा फिर दोहराया गया। लेकिन ऑपोजिशन ने भी वजारत आला के लिए अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। इस हवाले से गवर्नर केपी समेत ऑपोजिशन लीडर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद तमाम सियासी जमातों में मुलाकातों का एक सिलसिला तेजी से जारी है। कोऑर्डिनेटर टू वजीर आजम इख्तियार वली खान ने एक निजी टेलीविजन को प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम अपना उम्मीदवार मैदान में जीतने के लिए जरूर उतारेंगे। रहनुमा JUIF ज़ियाउर रहमान का भी गुफ्तगू में कहना था कि अब इस हवाले से जमात के अंदर कोई बहस नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती जमात PTI ये अभी भी दावा कर रही है कि हम अपना ही वजीर आला लाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। सूरत हाल क्या रहेगी? क्या ऐसा होगा कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना ही उम्मीदवार लाने में कामयाब होगी, या फिर दूसरा हम सवाल कि अगर JUIF जमात इस्लामी के साथ मिलकर एक इत्तेहाद करके अपना उम्मीदवार मैदान में उतार देती है तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? क्योंकि इस अहम फैसले के बाद कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो आजाद तस्वुर किए जाएंगे, तो क्या वहां पर असेंबली फ्लोर पर वो वोट किसी दूसरी जमात को अगर देते हैं जो कि फ्लोर क्रॉसिंग में आएगा भी नहीं, तो वहां पर उनकी पोजीशन ऐसे में क्या रहेगी? ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक ये मसला, और दूसरा ये मसला कि जब इस्तीफा दिया जा चुका है, उसकी तस्वीर दी जा चुकी है सोशल मीडिया पर, जिसको गवर्नर साहब कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक फोटो है इस्तीफे की, तो ऐसे में कानूनी नुक्ता नजर क्या हो सकता है? कितने दिन के अंदर इस्तीफा आना जरूरी होता है? इस्तीफे को प्रोसेस करना कैसे जरूरी होता है? ये सारे के सारे सवालात हैं जो मैं आप तक छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि कानूनी पहलुओं पर बात करना भी इंतहाई अहम होता है। आने वाले दिनों में हम देखना होगा कि केपी के अंदर सिचुएशन किस तरह से डेवलप होती है। खुद विद इन द पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस तरह के फैसलों के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आता है बानी की तरफ से? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।